नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी को लेकर के पूरी तरह एक एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो क्लास आपको दिया जा रहा है, प्रॉपर सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके क्लास लिया जा रहा है। मेरे भाई, अभी तो आपका टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है। चूंकि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखते हो ना, तो वहां पर स्टैटिक पॉइंट तो डालोगे ही कि ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारी कंडीशन जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सब सारी कंडीशन जरूरी है। लेकिन जब आपको अपडेट करना होगा तो रिपोर्टों के माध्यम से अपडेट करना होगा। मानव विकास रिपोर्ट आपको डालनी पड़ेगी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपको डालना पड़ेगा, लैंगिक असमानता रिपोर्ट आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपको होता क्या है कि जो इकोनॉमी आपका होता है ना, उसमें एक स्टैटिक पॉइंट होता है और दूसरा डायनेमिक पॉइंट होता है। तो स्टैटिक पॉइंट से 60% क्वेश्चन पूछता है, डायनेमिक पॉइंट से 40% क्वेश्चन पूछता है। तो आपको दोनों में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। जब आपका नोट्स क्लियर कट हो जाएगा पूरा, तब आपको केवल 2026 की जब रिपोर्ट आएगी उसमें अपडेशन केवल करना है कि भारत की रैंक क्या है। ठीक है। तो हम दोनों फैक्टर लेके चल रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। आते हैं फिलहाल, पिछला वाला जो क्लास हुआ था वो जो है एसडीआई के ऊपर हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर हुआ था। ठीक है ना। ये वाला जो आपका क्लास बेस होगा, ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर के बेस होगा। 2024 के यूपी पीसीएस के में यहां से 3 क्वेश्चन आए थे। जाकर के अभी आप क्वेश्चन उठाइए और देखिए पेपर, 3 क्वेश्चन केवल एमपीआई से आया था, मल्टी पावर्टी इंडेक्स से आया था। ठीक है ना। तो खैर, इसको चलते हैं, हम चर्चा करते हैं और पूरी तरह 2025 की भी जो है एमपीआई को हम देखेंगे। अच्छा, एक बात और बताते चलूं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कोई और जारी करता है, लेकिन जब आप राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखेंगे तो उसको नीति आयोग जारी करेगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहां आते हैं, पढ़ते हैं वैश्विक वाला। इसको जारी कौन करता है? तो जारी 3 संस्थाएं मिलकर करती हैं। कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है, फिर ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, जिसको ओपीएचआई कहा जाता है, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये तीनों संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं। इन दोनों का नाम दिया था, ध्यान में रखिएगा, तीनों का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर पहली बार कब जारी किया गया था? 2010 में जारी किया गया था। अब की 2025 वाले में एक क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एसडीआई से या एमपीआई से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। फिलहाल आइए यहां पे, यह 3 आयाम तथा 10 संकेतक इसमें शामिल होते हैं। मेरे भाई, जब आप एसडीआर पढ़े थे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वहां पर भी 3 जो है आयाम शामिल थे, 10 संकेतक शामिल थे। लेकिन यहां पर भी देखिए 3 आयाम और 10 संकेतक शामिल हैं। 3 आयाम में कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर। अब देखिए, स्वास्थ्य में 2 संकेतक हैं, एक शिशु मृत्यु दर, दूसरा पोषण। शिक्षा में 2 जो है संकेतक हैं, नामांकन शिशु और शैक्षिक वर्ष। जीवन निर्वाह स्तर में 6 आपके जो है संकेतक शामिल होते हैं। कौन कौन से? संपत्ति, ईंधन आपूर्ति, आवास, विद्युत, जलापूर्ति और शौचालय। तो ये सारे 10 जो है संकेतक और 3 जो है आयाम मिल करके जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मूल्यांकन करने में सहयोग करते हैं। तो ये हमने चर्चा किया। अब हम 2025 का जो है एमपीआई चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है ना भैया, एमपीआई। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखना जरा, जो इसका एक बैकग्राउंड था ना वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, उसको हमने डिटेल से पूरा पिछले जो है स्लाइड में डिस्कस कर दिया है। इस वाले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि 2025 के रिपोर्ट में क्या कुछ चर्चा में रहा। ठीक है ना। फिर उसके बाद भारत की स्थिति को देखेंगे। फिर उसके बाद इसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है उसको देखेंगे। तो आते हैं, देखते हैं वैश्विक वाला। तो इसका शीर्षक क्या था? ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स। ये इसका शीर्षक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 का। ठीक है। कुछ प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। क्या प्रमुख बातें हैं? 109 देशों में 6.9 अरब लोगों में से लगभग 1.1 अरब, मतलब 18.3% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जीवन यापन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जो है आपको जो है मेंस में डालने के लिए। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जलवायु आघात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल लगातार आघात बढ़ते जा रहे हैं जलवायु के, जिसके कारण 2022 में 32 मिलियन लोग विस्थापित हुए। भाई, ये इंपॉर्टेंट है काफी। 2022 में 32 मिलियन लोग विस्थापित हुए, किसके कारण? जलवायु आघात के कारण। ठीक है। यदि अस्थायी उपबंध नहीं निकाला गया तो 2050 तक अत्यधिक गरीबी दोगुनी हो सकती है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर जलवायु आघात इसी तरह बढ़ता रहा और 2050 तक अगर किसी प्रकार का अस्थायी उपबंध नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में 2 गुना गरीबी 2025 तक हमको दिखाई पड़ने वाली है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको राइट डाउन करना है। फिर भारत की स्थिति क्या रही कि भारत में गरीबी की दर 55.1%, ये 2005-6 में थी, से घट करके 16.4% हो गई है 2019-22 में। ये हमको रिपोर्ट को ध्यान में रखना है, वैश्विक वाला याद रखना। ठीक है ना। जब हम राष्ट्रीय वाला पढ़ेंगे, चूंकि राष्ट्रीय वाला ही आपको काम देगा, राष्ट्रीय वाला ही आपको जो है लेकर चलना है दिमाग में। ठीक है ना। चूंकि वो नीति आयोग के द्वारा पूछा जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे देखिए गरीबी की पहचान। तो किसी व्यक्ति को बहुआयामी गरीबी
बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है यदि उसका वंचना स्कोर 33% या उससे अधिक हो जाता है। तो मतलब कि जितने 10 फैक्टर थे ना, उस 10 फैक्टर को लेंगे और देखेंगे 33% वो अपना फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर 33% से कम फुलफिल कर पा रहा है तो जान लीजिए कि जो है दिक्कत में है। ठीक है, तो ये गरीबी की पहचान हमको देता है। अब यहाँ पे देखना जरा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक हमने देख लिया है पूरी तरह डिटेल से। अब यहाँ पे देखना जरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेशनल स्तर पर एमपीआई जारी किया जाता है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, कौन जारी करता है? अपना नीति आयोग जारी करता है। ठीक है ना। कितने इसमें आयाम होते हैं? 3 ही आयाम इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें 12 संकेतक होते हैं। वैश्विक में कितने थे? वैश्विक में 10 थे। इसमें कितनी है? 12 संकेतक होते हैं। 2 तो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। क्या? एक स्वास्थ्य में बढ़ता है, मेंटल हेल्थ, और दूसरा जीवन निर्वाह स्तर में बढ़ता है, बैंक अकाउंट। बाकी 10 आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, वही 10 वाला और प्लस 2A, 12 जो है संकेतक इसमें शामिल होते हैं। और 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब यहां पे देखने जरा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 जब जारी किया गया तो नीति आयोग के द्वारा, शायद ये 2024 वाला है। ठीक है ना। तो उस स्थिति में भारत की क्या कंडीशंस रही, ये सब थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की क्या कंडीशन रही, यही हमको याद रखना है। ये हमको मेंस में लिखना है, क्योंकि ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है, भारत सरकार की कोई संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जा रहा है। ठीक ना। देखना जरा, कहा कि पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग भारत में बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। मतलब इसका कहना है कि पिछले 9 सालों में हमने कितना जो है बहुआयामी गरीबी से निकाला है लोगों को? 24.82 करोड़ लोगों को, मतलब लगभग 25 करोड़ लोगों को हमने एमपीआई से निकाला है। ठीक है ना। फिर देखिए 2013-14 में 29.17% से घट करके एमपीआई मतलब बहुआयामी गरीबी 2022-23 में कितना हो गई है? 11.28% हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा कि भारत में इतने समय नीति आयोग के अनुसार भारत में एमपीआई कितना है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी कितना है? तो 11.28% है। ठीक है ना। अब यहां पे देखना कि सर्वाधिक गिरावट कहां पे हुई है। मतलब भैया 24.82 करोड़ लोगों को एमपीआई से बाहर निकाला गया है, तो राज्य, भारत के जो राज्य हैं उन्हीं में से तो निकाला गया होगा ना। तो किस राज्य से सबसे ज्यादा निकाला गया? यूपी से। यूपी से 5.94 करोड़ लोगों को निकाला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी के बच्चे हैं। ठीक है। बिहार दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां पर एमपीआई से सबसे ज्यादा निकाला गया एमपीआई में, तो बिहार से 3.77 करोड़, उसके बाद एमपी है, फिर राजस्थान है। तो ये आपको तीनों डाटा तो एकदम जबान पे याद होना चाहिए। पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लगभग लोगों को बाहर निकाला गया, और फिर जो है एमपीआई इतने समय कितना है? 11.28% है, और सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे आई? यूपी और बिहार में आई। ठीक है ना। फिर 2005-6 में भारत में एमपीआई निर्धन व्यक्तियों की हिस्सेदारी 55.34% थी। मतलब 2005-6 में भारत में एमपीआई कितना था? ये 55.34% था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया। अब यहां पे देखना जरा, लैंगिक असमानता रिपोर्ट। ये लैंगिक असमानता रिपोर्ट जो मानव विकास रिपोर्ट थी, उसी का एक रिपोर्ट होता है। ठीक है ना। 2010 से यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इस रिपोर्ट को भी उसी में जारी किया जाता है, और बताया जाता है कि जो लैंगिक स्तर का भेदभाव है वो किस कदर है भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसमें 3 जो है आयाम शामिल होते हैं: जनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में भागीदारी। ठीक है ना भैया। भारत की स्थिति इसमें 108वीं रही 193 देशों में। तो ये तो हमको ठीक है याद रखना है। यहां पर एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि यह ध्यान में रखना है कि भारत में श्रम बल भागीदारी में एक बड़ा अंतर हमको दिखाई पड़ता है। कितना? 47.8% का अंतर। चूंकि जो पुरुष की भागीदारी होती है श्रम बल में वो 76.1% की होती है। मतलब अगर 100 महिला पुरुष मान लें और 100 महिला मान लें, तो 100 पुरुषों में 76.1 पुरुष ये जो है क्या है? श्रम बल में भागीदारी दे रहे हैं। वहीं पे 100 महिलाओं में कितनी भागीदारी हो रही है? लगभग 28%। देखिए 28.3, मतलब कि लगभग 28-29 महिलाएं ही केवल भागीदारी ले रही हैं। तो ये 47-48% के आसपास डिफरेंस जो दिख रहा है, ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत दुखद होता है। आईएमएफ ने बताया ना कि अगर महिलाओं की भागीदारी अगर 50% बढ़ जाए, मतलब ये बढ़कर के 28 से 50 हो जाए, तो जो जीडीपी का आकार है वो 27% बढ़ जाएगा। ये तो हमने पिछली बार आपको बताया था। अब यहां पे देखना जरा, ये वाली एक रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है रिपोर्टों से तो यही क्वेश्चन पूछता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहला इसमें जो है फर्स्ट देश कौन सा आया है? आइसलैंड। भारत की रैंकिंग क्या रही है? 131वीं रही है 148 देशों में। इसमें कितने आयाम शामिल होते हैं? 4 आयाम। कौन कौन से? आर्थिक भागीदारी और अवसर,
शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये आपका जो है 4 आयाम इसमें शामिल होते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, ठीक है ना। यहां पर देखना एक जो है PLFS रिपोर्ट जारी की जाती है भारत सरकार के द्वारा, श्रम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट इसको कहते हैं। इसके अनुसार महिला श्रम भागीदारी जो भारत में है वो 41.7% है। तो ये आपका मान्य होगा, ठीक है ना, चूंकि ये राष्ट्रीय ये नेशनल रिपोर्ट है तो इसको आपको रिपोर्ट को ध्यान में रखना है। बाकी ये रैंकिंग वगैरह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जारी किया जाता है इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखना जरा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है ना। इसको जो है पूछता है कि कौन जारी करता है, कितने घटक शामिल होते हैं, भारत की स्थिति क्या है, वर्ल्ड लेवल में किसकी स्थिति सबसे अच्छी है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो ये भी जो है आप रैंक डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना ही जानना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। पहली बार कब जारी किया गया था? 2012 में प्रकाशित किया गया था। 6 प्रमुख घटकों के आधार पर यह जारी किया जाता है। क्या क्या घटक इसमें शामिल किए जाते हैं मूल्यांकन के लिए? तो इसमें पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर सामाजिक सहायता देखी जाती है, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। चौथा है जीवन संबंधी प्रसंगों के चयन की स्वतंत्रता देखी जाती है। पांचवा है उदारता देखी जाती है और छठवां है भ्रष्टाचार का बोध देखा जाता है। ये 6 आयाम शामिल किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, ठीक है। अब समझते हैं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत अथवा वर्ल्ड की कंडीशंस क्या रही। तो शीर्ष देश जो है वो फिनलैंड, लगातार 8 सालों से ये शीर्ष पर आ रहा है फिनलैंड। इसको फन से याद करिए, फन मतलब होता है एकदम खुशी खुशी, ठीक है ना। तो खुशी खुशी मतलब कि फिनलैंड खुशी खुशी हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। अंतिम देश कौन था? अफगानिस्तान था। भारत की रैंक जो है 147 देशों में 118वीं है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं क्या है कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखिए। फिर मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने आनंद विभाग की स्थापना की। तो एक अलग डिपार्टमेंट बना देता है एक आनंद विभाग, ठीक है, खुशहाल रहने के लिए। तो ये कुछ आपको जो है रिपोर्टें राइट डाउन करना है अपने नोट्स में। और बाकी एक देखिए, एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, इसको आप जाने रहेंगे ना। तो जैसे 2026 की जब आएगी ना तो 2026 की भारत की रैंक, वर्ल्ड की रैंक, अंतिम स्थान, बस यही कर लीजिएगा, इतने स्थान में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अपडेट कर लीजिएगा। ये आपका डायनेमिक पॉइंट, ये आपका स्टैटिक पॉइंट, सारा कुछ इकोनॉमी कंप्लीट। ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा क्लास। 2026-27 वाले जितने न्यूकमर विद्यार्थी हैं या जो सीरियस हैं, जो मेंस देने योग्य हैं, वो सब सारे लोग इसको देख सकते हैं, सारे लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सतत पोषणीय विकास या SDG के साथ। थैंक यू सो मच।